औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहि व आलिहिल करीम अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी जनाब साकिब साहब, इस अजीम तारीख़ी शहर के मेयर मोहतरम रवि सोन जी, मोहतरम सभागार साहब, हमारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूरी आज स्टेट की यूनिट यहाँ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट के तमाम ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, तमाम वॉलंटियर्स, कारकुनान, मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों और माओं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं है मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, अगर नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मोहम्मद साकिब साहब, नेशनल सेक्रेटरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट डिस्ट्रिक्ट की टीम और परभनी डिस्ट्रिक्ट टीम के ज़रिए पूरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एंटायर परिवार को, जो पूरे मुल्क के 20 सूबों में, सैकड़ों ज़िलों में, लाखों अरकान पर आज मुश्तमिल है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के उस पूरे परिवार को उनके फॉर्मेशन के 13 साल मुकम्मल हो के 14वें साल के दाखिले पर मैं सबको तहे दिल से मुबारक। अभी जब मैं यहाँ आके बैठा तो आपने देखा होगा कि मैं फ़ोन पर बात कर रहा था। इस रियासत का, बल्कि इस पूरे मुल्क का सबसे बड़ा झूठा और रियासत का सबसे बड़ा मफरूर जर्नलिस्ट, जिसको मुबारकबाद देनी चाहिए मुझे यहाँ की अगाड़ी सरकार को और महाराष्ट्र पुलिस को, कि उस सबसे बड़े झूठे को महाराष्ट्र से भागने पे आपने मजबूर कर दिया। आज बंबई की सड़कों पे दिखाई नहीं देता, आप नाम समझ गए, मुझे लेने की जरूरत नहीं। नोएडा में एक होटल में छुप के बैठ के आज टेलीविजन के प्रोग्राम करता है। वो मुझे फ़ोन करके बोलता है मुझसे क्या नाराज़गी है, पॉपुलर फ्रंट के सिलसिले में डिबेट करनी है, तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा, आज तो आके मेरी डिबेट में मेरे साथ बैठ जाओ। तो मैंने कहा यार अर्नब सुनो, पहले जिस जगह बैठे हो वहाँ अपने जो आपके संरक्षण, वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो गेरवे कपड़े पहन के साधुत्व को बदनाम करके, एक गुंडा गेरवे कपड़े पहन ले तो साधु नहीं हो सकता, उस गुंडे को बोलो कि पॉपुलर फ्रंट के जो 2 बेकसूर मासूम नौजवान तुमने 11 तारीख को तुमने अरेस्ट किए थे, अगर 12 को पेश कर देते तो 13 की डिबेट में मैं शरीक हो जाता। आज तो पूरा मुल्क, पूरे पॉपुलर फ्रंट का कुंबा, उसकी पूरी लीडरशिप सारे देश में मसरूफ है पॉपुलर फ्रंट डे बनाने के लिए, और पूरी जनता झुकी है। आज तुम्हारी डिबेट में कोई मैसर नहीं आ सकता, इसलिए कि देश और देशवासियों के बीच आज पॉपुलर फ्रंट के जाले खड़े हुए अपना परचम ले। दोस्तों, एक बात याद दिलाना चाहता हूं, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, इसलिए मैं आपके ख्याल में लाना चाहता हूं। आज 17 फरवरी है। अभी जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है उसने बड़े डेज अनाउंस किए हैं। साल तो 365 दिन का होता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑफ जो है दुनिया का बैनुल अक़वाम मुत्तहिदा, उसने जितने दिनों की फहरिस्त बनाई ना दिन मनाने की, वो तकरीबन पूरे 365 दिन कोई ना कोई दिन मनाया जाता है। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि आज 17 फरवरी को जब पॉपुलर फ्रंट का फाउंडेशन डे है, इसका यौम तासीस है, तो यूनाइटेड नेशंस कौन सा डे मना रहा है?
तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि आज सारी दुनिया में खुशबू का दिन मनाया जा रहा है, फ्रेग्रेंस डे। तो मुझे इत्मीनान हुआ कि पूरी दुनिया में अमनो अमान की खुशबू फैलाने का दिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है। हम मोहब्बत की खुशबू फैलाने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन जालिम को डर लगता है तो मोहब्बत से डर लगता है। जालिम कभी मोहब्बत को पसंद नहीं करता और इसलिए यह कोशिश करता है कि अपने जुल्म को बढ़ाने के लिए मोहब्बत का सर कलम कर दे। देखी थी ना अकबर आजम, वो मुगल आजम। जालिम चाहता है कि मोहब्बत का कत्ल हो, मोहब्बत करने वालों को रोका जाए और मोहब्बत की आवाजों का गला दबाया जाए। लेकिन मोहब्बत की आवाजों में कितनी जान होती है, कितना ताकत होती है। वो गाना सुना था, जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। उसको दबाया नहीं जा सकता, इसकी तारीख शाहिद है। आपको अपना तारुफ मालूम है, हम कौन हैं? जिससे डराया जा रहा है इस मुल्क को, वो कौन लोग हैं? किससे इस मुल्क के 137 करोड़ लोगों को डराया जा रहा है और कौन डरा रहा है? डराने वाले कौन हैं? हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, ये पहचान है हमारी। हम तन्हा, हमें मुसलमान नहीं कहा जा सकता। हम सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारी पहचान है हिंदुस्तानी मुसलमान, भारतीय मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम। और जब मैं कहता हूं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, तो इस देश में आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का एक एक गद्दार कान खोल के सुन ले, ये देश तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। हमारे बाप दादा ने अपना खून दे के आजाद कराया है, हमने अपना खून दे के आजाद कराया है। जब तुम अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, जब वो सावरकर, जिसे तुम झूठे तौर पर वीर सावरकर कहते हो, 60 रुपए महीना की भीख लिया करता था अंग्रेजों से, उस वक्त हमारे उलमाए कराम फांसियों के फंदे चूम रहे थे और काले पानी की सजा काट रहे थे। जिस वक्त मौलाना फजले हक खैराबादी इसी अंडोमान निकोबार के काले पानी में बुखार में, मलेरिया, तमाम जिस्म पे दाने, भूख और प्यास की शिद्दत में एड़ियां रगड़ रहे थे, उस वक्त ये सावरकर माफीनामा, उसी काले पानी में माफीनामा लिख के दे के अंग्रेजों को दिल्ली में आके बैठा। हमसे क्या मुकाबला? इसलिए आज हमको डराना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखो कि हमारी पहचान ये है और हमारी तारीख ये है और हमारा डीएनए है जो हमारे खून में दौड़ता है और नस्ल दर नस्ल हमारी खून में दौड़ता है कि 100 साल चाहे गुजर जाए, 1857 से 1947 हो गया, 90 साल की तो ये मालूम तारीख है। और उससे पहले पूरे 1700 के आखिर से सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार होके, तलवार हाथ में लेके जिहाद का अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान करके मैदान में उतर चुके थे। लेकिन अगर 1857 से भी हिसाब लगाएंगे तो 90 साल नस्ल दर नस्ल हमने अपने वतन अजीज की खातिर अंग्रेजों से इस कदर शदीद जंग लड़ी है कि उनकी गोलियां कम पड़ गई, हमारे सीने कम नहीं पड़े। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर अमित शाह, मुझे मालूम है कि आपकी जिंदगी किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं गुजरी है। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि आपको मौका नहीं मिला स्कूल और कॉलेज जाने का। मैं जानता हूं
आप ही ने बताया है, सारा देश नहीं, अब सारी दुनिया जानती है। रेलवे स्टेशन पे चाय का खांचा लगाने वाले और चाय बेचने वाले हजरात किस कदर ज़हीन हो सकते हैं, वो सब जानते हैं, सब समझ सकते हैं। और वो शख्स जो गुजरात की सड़कों पर खड़ा हुआ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज का फैसला करवा के पैसा वसूली किया करता हो और तड़ी पार हो गया हो, वो अगर इस देश का होम मिनिस्टर बन जाए तो मुझे इस बात का 100% यकीन है कि दोनों हजरात हरगिज नहीं जानते कि इस मुल्क की तारीख क्या है, इस मुल्क की मर्यादा क्या है, इस मुल्क का कल्चर क्या है और इस मुल्क का हुस्न क्या है, नहीं जानते। और चूंकि आप ये नहीं जानते और बिल्ली के भागो छीका टूट गया है और सत्ता में आके आप बैठ गए हैं, तो भाई हम बता देते हैं, हमसे सुन लीजिए कि अगर इस दुनिया की जालिम तरीन अंग्रेजों के लिए हमारे सीने कम नहीं पड़े तो इस देश की बका, इसकी अखंडता, इसकी यकजहती, इसकी मजबूती, इस मुल्क के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ब्राह्मण, उस सब को अपने गले से लगा के साथ लेके चलने और इस संविधान को अपने सर पे रखने की चलने की खातिर ये 20 करोड़ मुसलमान एक एक करके तमाम भी शहीद हो गए तो कम नहीं पड़ेंगे, मगर तुमको जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा कि अगर अंग्रेज यहां नहीं रुक सका तो काले अंग्रेजों की क्या मजाल है कि मेरे वतन जन्नत निशान दरख्शां को तुम बर्बाद कर। थोड़ी देर की बात है, काले बादल आसमान पे मंडलाया करते हैं, बिजलियां जोर से कड़का करती हैं, कभी कभी वो कड़कती बिजलियां दिलों को दहला दिया करती हैं, कभी कभी वो सियाह बादल खौफजदा कर दिया करते हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा कि ऐसी ही बरसात में इतने ही काले बादल, इतनी ही कड़कती बिजलियां, जिस तेजी से हवा का कोई तेज झोंका जब गुजरता है तो ये बादल भाग के कहीं दूर और 2 बूंद नहीं बरस। तजुर्बा है और ये मुल्क बढ़ रहा है, उस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। तो आपको जो हमसे डर लगता है, आप जो झूठा प्रोपेगेंडा करना चाहते हो दौलत की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, नजरिए की बुनियाद पर नहीं, किसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर नहीं है, किसी उसूल की बुनियाद पर नहीं है। वो उसूल जिसे आप उसूल कहते हैं, जिसे हम 200 साल से सुन रहे हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, जिसे आपने अपना उसूल बनाया है, इस उसूल में अगर कोई जान होती, अगर दम होता, अगर ये प्रैक्टिकल होता, अगर ये भारत के डीएनए के मुताबिक होता तो 200 साल नहीं लगते, 20 साल में तहरीकें कामयाब होके बपा हो जाया करती है। हमारी तारीख शाहिद है, 23 साल की तहरीक कामयाब हुई तो 1400 साल मिटाई नहीं जा सकी। नजरिए में दम होता है तो ऐसे कामयाब होता, और जब नजरिया कमजोर होता है तो 200 साल की मेहनत और मशक्कत भी कामयाब नहीं हो पाती। ये आज हम देख रहे हैं। इस नजरिए में दम नहीं है, तो जब नजरिए में दम नहीं है तो आपने दौलत का सहारा लिया है, दौलत का सहारा लिया है। और दौलत कहां से हासिल की है? एक मौका मिल गया आपको, एक मौका कि गुजरात में आप चीफ मिनिस्टर बन गए, और गुजरात का व्यापारी न सिर्फ सूरत और भरूच और अंकलेश्वर में बैठा है, बल्कि वो यूएस में भी है और यूके में भी है। और गुजरात से ही रुई की गांठें बेचने वाला, फेरी लगा के कंधे पे कपड़ा बेचने वाला बेईमान
अगर दुनिया का करोड़ सबसे मालदार तरीन शख्स बन जाए और आपको उसकी मदद हासिल हो, तो जाहिर है कि उसका ही पैसा इस देश को बर्बाद करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आज क्यों किसान सड़क पे है? तीन महीने गुजर गए, कानून बनाया। कानून किसके लिए बनता है? हम कानून बनाते हैं अवाम की फलाह व बहबूद के लिए। हम कानून बनाते हैं, कोई भी पार्लियामेंट या कोई भी हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, वो कानून बनाती है कि उसकी हुकूमत के दौरान, उसकी हुकूमत के तहत जो अवाम जीते हैं उनके अंदर खुशहाली आए, इत्मीनान आए, अमन आए, इंसाफ कायम हो और उनकी जिंदगी का मयार बुलंद हो, इसलिए कानून बनाए जाते हैं। आपने किसानों के लिए कानून, चलिए हमारे लिए आपने बनाया, ट्रिपल तलाक का बिल आप ले आए, लोकसभा में मेजॉरिटी थी, राज्यसभा में आपकी माइनॉरिटी थी, तो कुछ हुड़दंग मचवा दिया, कुछ को खरीद बेच लिया अडानी और अंबानी के पैसों से, वहां से भी जीत लिए, चलिए हमने सब्र कर लिया। भारत का मामला नहीं, खाली मुसलमानों का मामला है, हम सब्र करने को तैयार हैं। अगर हमारी बुनियाद पर मुल्क में अमन कायम रहता है, तो हमारे साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हमने पहले भी सब्र किया है, हम फिर सब्र कर लेंगे। आपने कश्मीर के 80 लाख लोगों के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ एक कानून बनाया। इस देश में 14 लाख की फौज है हमारी इन्फेंट्री मिला के, उसमें से 7 लाख से जायद फौज को अकेले 80 लाख कश्मीरियों के सिर पे मुसल्लत करके और उसको स्पेशल पावर एक्ट के तहत खुसूसी इख्तियारात देने के बाद महबूस करके कश्मीरियों को उनकी मर्जी, उनकी मंशा, उनके मिजाज के खिलाफ आपने पार्लियामेंट के सीने पे पैर रख के गैर पार्लियामानी तरीके से आपने कश्मीरियों के बारे में एक कानून बनाया। बेचारे कश्मीरी सहम के घरों में बैठ गए, कोई बाहर नहीं निकला। देश को कोई फायदा नहीं हुआ उस कानून से। ट्रिपल तलाक का कानून, इतनी लंबी चौड़ी बहस, महीनों बहस, यूनिफॉर्म सिविल कोड तक चले गए, बहस में बहस, कोई और मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ ट्रिपल तलाक पे बहस, हिंदू मुसलमान की बहस, महीनों। क्या फायदा हुआ उसका? अभी अगर आप पूछे पार्लियामेंट में कि ट्रिपल तलाक के लिए जो आपने उसको कॉग्निजेंस ऑफिस बनाया था, उसके तहत अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार करके सजा दी गई है, तो वजीर कानून कहेंगे मेरे पास डेटा नहीं है, नहीं बता सकते। कश्मीर की इकोनॉमी क्या हालत है, कश्मीरियों से जाके पूछ लीजिए। मैं बहुत लंबी बात हो जाएगी इसलिए बता नहीं रहा। आप सीएए लेके आए और कहा क्रोनोलॉजी समझिए, पार्लियामेंट में खड़े होके। वो गृह मंत्री जी जो सही से गृह मंत्री का शब्द बोल नहीं पाते, कभी गौर से सुनिएगा, वो गृह मंत्री का शब्द उनकी जबान से निकल नहीं, को गृह मंत्री, कुमंत्री, कुछ ऐसा उनके मुंह से निकलता है, गृह मंत्री नहीं निकलता। वो मंत्री वहां खड़े होके बोले, अरे सीए को पास करवाओ, राज्यसभा से सीए को पास करवाओ, क्रोनोलॉजी समझो, सीए है, फिर एनपीआर है, फिर एनआरसी है। लोगों ने कहा भाई ये गलत कर रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। भारत ने कहा, और उन्होंने कहा कि तुम मुसलमानों को कुछ नहीं हो रहा, मुसलमानों के लिए नहीं है, कोई एक मुसलमान नहीं निकलेगा, अरे तो कुछ नहीं, ये सब अब समझ नहीं रहे हैं, अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग भड़का रहे हैं आपको पता नहीं है। अरे आसाम वालों से पूछो जाके, हमारा मसला नहीं है, असमियों से पूछो जो आसाम में बंगाली बोलने वाले लोग हैं। तमाम आसाम के बंगाली बाहर पे सड़कों पे निकले, टायर जलाए, बिल्डिंग्स जलाई, पुलिस के साथ लड़ाई की, फौज के साथ लड़ाई की, और आपने मीडिया को लिख के भेजा असम का मूवमेंट टेलीविजन पे मत दिखाना। लोग बाहर निकले, आप कह रहे थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, ये सब याद है आपको, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। क्या हुआ? सीएए का कानून पास हुए आज 1.25 साल गुजर गया, 1.25 साल गुजर गया। अब पूछो इस सरकार से, ये गृह मंत्री या जो भी ये मंत्री खुद को कहते हैं, पूछो कहां है सीएए के रूल्स?
आज तक रूल तक नहीं बना सकी है सरकार सीए के। इस कदर खौफजदा हुई आप लोगों के वो हजारों मजबे देखकर जो पूरे हिंदुस्तान में आपका मूवमेंट खड़ा हुआ था। आज तक पूछिए कितने लोगों को शहरियत दे दी आपने सीए के तहत, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। पार्लियामेंट में खड़े होकर मंत्री जी बोलेंगे हमारे पास डेटा नहीं है, होता ही नहीं है। कोरोना पीरियड में हमारे करोड़ों मजदूर भाई बंबई से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, केरल से पैदल 2-2 हजार किलोमीटर का सफर तय करते हुए 200 के करीब लोग मारे गए। मजदूर घर जाना चाहते थे, कहा ट्रेन का इंतजाम कर दीजिए, कहा बस प्रोवाइड कर दीजिए। आपके कान पे जूं नहीं देंगी और 200 लोग उनके पैरों को देखते छाले पड़े। प्रेग्नेंट औरतें, दूध बुए बच्चे गोद में लिए हुए, आधे कपड़े पहनी हुई मेरी माएं, मेरी बहनें, उनका कुछ नहीं पता था ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, ब्राह्मण है, जैन है, पारसी, क्या जात है, क्या नस्ल है। वो मेरे देश के मजदूर थे, गरीब मजदूर। इसके अलावा उनकी कोई दूसरी पहचान नहीं थी। करोड़ों लोग वहां पर चले गए। आज हम पार्लियामेंट में कहते हैं कितने लोग मारे गए कोरोना के वो पैदल मजदूरों में से, आप कहते हैं हमारे पास कोई डेटा नहीं है। आज जब किसान बैठा है, 200 किसान मारे गए, वो वजीर आजम जो ट्वीट करके कहा करते हैं कि कुत्ते का बच्चा भी गाड़ी के नीचे आ जाए तो हमारा दिल दुखता है, 200 किसान सरहदों पे बैठ के हमारे मारे जा चुके, एक लफ्ज, एक ट्वीट नहीं किया, बजट में एक प्रोविजन नहीं किया, श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं बोले। तो वो कानून बना रहे हैं आप जिनका अवामी सरोकार कोई नहीं है, जिसके जरिए आप सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी चला रहे हैं, जिसके जरिए आप टेलीविजन को बहस का मवाद फराहम कर रहे हैं। जमीन पर इन कवानीन की ना पहले कोई जरूरत थी, ना आज है, ना कल होगी, लेकिन कानून बनाने के नाम पर आप अपनी जालिमाना ज़हनियत को इस मुल्क के अवाम के सिर्फ सामने नहीं कर रहे, बल्कि सारी दुनिया को बता रहे हैं कि आप जालिम हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में, 75 साल के इतिहास में सबसे जालिम कोई दिन आए, सबसे सियाह कोई दिन आए तो ये दिन देखने पड़े भारत। अरे हमने इमरजेंसी भी देखी थी, इमरजेंसी भी देखी थी। हम में से बहुत से लोगों को बच्चे रहे होंगे, याद नहीं होगा, 4 लाख लोग एक रात में गिरफ्तार हुए थे। 4 लाख लोग। कोई पॉलिटिकल वॉइस इस देश में ऐसी नहीं थी कि जो जेल के बाहर रही हो। रातों रात 12 घंटे के अंदर, रात में 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 4 लाख लोग गिरफ्तार हो गए थे। हर सरकारी बिल्डिंग जेल बन गई थी और तमाम पॉलिटिशियन जेल के अंदर थे। फिर क्या हुआ? सबसे मजबूत वजीर आजम कहलाई जाती हैं इंदिरा गांधी इस मुल्क की, सबसे मजबूत वजीर आजम। लेकिन वो मजबूत तरीन वजीर आजम जिन्होंने दस्तूर बदल डाला इमरजेंसी के दौरान, जिन्होंने डेमोक्रेसी को कटजेल कर दिया, वो वजीर आजम 19 महीने के अंदर अंदर इसी अवामी सैलाब के धारे में एक मामूली से तिनके की तरह बहा दिया इस मुल्क के जबूरी इनकलाब। तो अगर इतनी मजबूत वजीर आजम 19 महीने के अंदर अवामी सैलाब में बह सकती है, तो फिर आप जिसके पास कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, आप अपने वजूद की फिक्र कीजिए। किसान बेवकूफ नहीं है, किसान सिर्फ पंजाब का नहीं है, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का नहीं है। अभी कल उन्होंने कॉल दे रखी है रेल रोको तहरीक की। मुझे पता नहीं कि रेल रोकेंगे या नहीं, कि जब वो 40 लाख ट्रैक्टर ला सकते हैं, लाने का ऐलान कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में जाके देखिए जरा किसान कितने बैठे हैं, राजस्थान में देखिए कितना किसान बैठा है, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए,
और मैं जिस रीजन में खड़ा हूं, यहां हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे लोग होंगे, आप भी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेयर साहब भी तशरीफ रखते हैं, और यहां हमारे पुलिस के हजरात भी हैं, तमाम कुछ ऑफिसर्स भी होंगे, कुछ और लोग भी होंगे। मैं जिस रीजन में खड़ा हूं, आप जानते हैं इस रीजन की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? हमारा देश 70% हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर है। हम एग्रेरियन हम इकोनॉमी हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी ज़राअती मईशत भारत की है, सबसे बड़ी दुनिया की 70% की ज़राअत हमारे देश में होती है। हमारी जीडीपी का मैक्सिमम पार्ट हमको एग्रीकल्चर से मिलता है। कि इसके बावजूद तो हमारे किसान को बहुत खुशहाल होना चाहिए। अगर 70% इकोनॉमी हम खेती से हासिल कर रहे हैं, तो हमारे किसान को तो बहुत खुशहाल होना चाहिए। बदकिस्मती यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत, जिसमें हर आधे घंटे में एक किसान खुदकशी करने पे मजबूर होता है, और वो विदर्भ का किसान, उसकी तादाद सबसे ज्यादा है। यही खित्ता है जहां का किसान सबसे ज्यादा खुदकशी करने पे मजबूर होता है, और उसकी बहुत से मौकों पे उसकी खुदकशी रिकॉर्ड पे भी नहीं आती कि वो किसानी की वजह से खुदकशी की। मैं कहना चाहता हूं, अपने यहां पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, यह राजनीति है। एक इलेक्शन होगा, एक सरकार आएगी, दूसरी सरकार जाएगी, लेकिन आप धरोहर हैं इस देश के प्रजातंत्र, इस देश के लोकतंत्र, इस देश की जमहूरियत के धरोहर है। आपकी बुनियाद पर यहां पर ये जमहूरियत चलती है, ये सरकार चलती है। आप जवाबदेह हैं, अपनी रूल बुक के जवाबदेह। आपकी जो किताब है रूल्स की, उसके प्रति आप जवाबदेह हैं, आप किसी पॉलिटिशियन को जवाबदेह नहीं है। तो देश से मोहब्बत, आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, आप हमसे मत डरिए, हमें खुद से मत डराइए, हमें खुद से मत डराइए। हम डरेंगे नहीं, इसलिए कि हम आम जनता हैं, हम अपने हुकूक जानते हैं, इसलिए हम डरेंगे नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं, ये वो सारे हालात हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अगर इस देश में खड़ा हुआ है, उसका एक ही कारण है, एक ही कारण है। पॉपुलर फ्रंट कहता है खौफ, बाइज्जत जियो बेखौफ जियो, बाइज्जत जियो बेखौफ जियो। और मेरा ताल्लुक जिस पार्टी से है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, मैं एसडीपीआई का सेक्रेटरी हूं, उस हैसियत से मैं यहां मौजूद हूं। एसडीपीआई का एक स्लोगन है, एक ही हदफ है, खौफ से आजादी, भूख से आजादी। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इस देश में जिसने स्लोगन दिया हो खौफ से आजादी, भूख से आजादी। तो हम ना खौफजदा करना चाहते हैं किसी को, और ना खौफजदा किसी से होंगे। ये हमारी तारीख है, ये हमारी रिवायत है, ये हमारा हदफ है कि हम आखिरी सांस तो ले सकते हैं, हम कुर्बानियां तो दे सकते हैं, डरेंगे नहीं और डराएंगे नहीं। इंसाफ और अमन हमारा हदफ है, दस्तूर की बालादस्ती हमारा हदफ है, इंसाफ का क़याम हमारा हदफ है। इसके अलावा दूसरा कोई हदफ नहीं है। आप हमसे मोहब्बत कीजिए और हमसे आप हमारी मोहब्बत लीजिए। यही इस देश का दस्तूर है, यही इस देश का डीएनए है, यही इस देश की तारीख है, यही इस देश की रवायत है। तो क्या हम कोई जुर्म कर रहे हैं जब हम कहते हैं खौफ से आजादी? तो क्या यह गैर कानूनी जुमला है? जब हम कहते हैं भूख से आजादी, तो क्या यह कोई गैर कानूनी जुमला है? जब हम लोगों के बीच जाते हैं और उनको समझाना चाहते हैं कि किस किस तरह से खौफजदा किया जा रहा है, कैसे कैसे भूखा रखा जा रहा है, और उसको खत्म करने के लिए हमको एक नई जद्दोजहद आजादी की शुरुआत करनी पड़ेगी, तो सरकार कहती है कि यह टेररिस्ट है, यह दहशतगर्द है। 2 बच्चे पकड़े गए, मैं साफ कहता हूं बेकसूर बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार झूठी सरकार है,
झूठों ने, वो शख्स जिसके ऊपर 12 मुकदमे हैं, कत्ल का मुकदमा, लूट का मुकदमा, आतिशबाजी का मुकदमा, क्रिमिनल ऑफेंसेस जिस शख्स के ऊपर है, आज वो मुख्यमंत्री बनके अपने ही ऊपर से वो मुकदमे हटा लेता है, बेकसूर नौजवानों को कहता है कि दोनों दहशतगर्द है। मैं कहता हूं दहशतगर्द वो नहीं है, दहशतगर्द वो है जो मासूमों को दहशतगर्द कहे, वो दहशतगर्द है। आपको याद है 19 सितंबर 2008 बटला हाउस एनकाउंटर, आतिफ और साजिद, 2 बेकसूर बच्चे शहीद हो गए। हमने कहा फर्जी एनकाउंटर है, और उस वक्त तो सरकार भी कांग्रेस की थी। कहा नहीं आप गलत कह रहे। हमने कहा जुडिशियल इंक्वायरी करा लीजिए, जुडिशियल प्रॉब करा लीजिए। तो आपने कहा पुलिस का मॉरल डाउन हो जाएगा। अरे हमने कहा कि वो कम्युनिटी जो सरकारें बनाने में आपकी मदद करती है, उस पूरी कम्युनिटी का मॉरल डाउन हो रहा है, आपको पुलिस के मॉरल के डाउन होने की पड़ी है। 4 लड़के गिरफ्तार हुए। कितने दिन हो गए 2008 से लेके आज 2021? 13 साल। 13 साल में अभी तक उन बच्चों का फैसला कोई अदालत कर नहीं पाई है कि वो कसूरवार थे या बेकसूर है। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं 2003 से लेकर 2008 के दरमियान तकरीबन 1000 बच्चे टेररिज्म के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने किसी को मास्टरमाइंड कहा, पुलिस ने किसी को उसका सबसे बड़ा मंसूबा साज कहा, वो सबसे बड़ा दहशतगर्द कहा। लेकिन उन 500 बच्चों में से 98% बच्चे बाइज्जत होकर अपने घरों को पहुंचे हैं। कोई 15 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 23 साल बाद, कोई 25 साल के बाद साबित हुआ कि झूठ सरकार बोल रही थी, झूठ एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा था। बच्चे मासूम थे। जिस तरीके से वो सैकड़ों बच्चे, 98% रेट ऑफ इक्विटल है उन बच्चों का, ऐसे ही आज हमारे 2 बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। मैं साफ कहता हूं मासूम है, बेकसूर है, झूठा इल्जाम लगाया गया है। मजम्मत करते हैं, हम इस सरकार की मजम्मत करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की मजम्मत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर दोनों बच्चों को रिहा किया जाए। तो अगर सरकारें, मैंने तो चिदम्बरम साहब से कहा था, पी चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर इस मुल्क के हुआ करते थे 2009 में। शिवराज पाटिल जी आप ही के यहाँ के थे, लातूर से। उनको हटाया गया, चिदम्बरम जी को लाया गया। मैं जब उस सिलसिले में चिदम्बरम जी के पास गया, 40 मिनट जब जिद हो गए होम मिनिस्टर साहब, आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट होता रहा, और आखिर में जब कोई जवाब नहीं बचा तो होम मिनिस्टर साहब ने मुझसे एक जुमला कहा कि डॉक्टर रहमानी, यू काइंडली ट्राई टू पुट योर फीट इनटू माय शूज। आप अपना पैर मेरे जूते में डाल के देखिए, मेरी बड़ी मजबूरियां हैं, मैं बहुत से फैसले नहीं कर सकता। देन आई टोल्ड हिम कि मिस्टर होम मिनिस्टर, नो, आई विल नॉट पुट माई फीट इनटू योर शूज, रादर यू हैव टू पुट योर फीट इनटू माई शूज। तुम अपने पैर मेरे जूतों में रखो, तुम मेरे होम मिनिस्टर हो, मैं तुम्हारी अवाम हूं, मैं गैर महफूज हूं, मैं इंसाफ चाहता हूं, इंसाफ देने की कुर्सी पे तुम बैठे हो, मेरा दर्द समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आप या तो इस्तीफा दीजिए या मेरे दर्द को महसूस कीजिए। फिर कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो हम जब आर्गुमेंट करते हैं तो उसूल की बुनियाद पर करते हैं, दस्तूर की बुनियाद पर करते हैं, फैक्ट की बुनियाद पर करते हैं, और उन फैक्ट्स में कभी कोई हमसे जीत नहीं पाएगा, ये हम यकीन के साथ। इसलिए आज हम चले हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, परभनी के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, बल्कि इस परभनी के अवाम की मार्फत से पूरे देश के, पूरे महाराष्ट्र स्टेट के लोगों से कहना चाहता हूं, आओ जोक दर जोक आओ, जुड़ो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से, कि कल यही वो मूवमेंट है। आज ये अगर फ्रेग्रेंस डे, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस डे है, कल पूरा देश पॉपुलर फ्रंट के फाउंडेशन डे को अमन का दिन बनाने पर मजबूर होगा। एक 10 साल गुजर जाने दीजिए, 17 फरवरी एक यौम अमन की हैसियत से पूरा देश बनाएगा, इसका यकीन हम आपको दिला रहे हैं।
आपने सैलाब आया, अपनी खिदमत का मुजाहरा हमारे नौजवान कैडर ने किया है। देखिए खड़े हैं, कितना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, इस रैली के इंतज़ाम से देख लीजिए। हमारे पूना शहर के कमिश्नर साहब सर्टिफाई कर चुके हैं कि मॉब को कंट्रोल करके ले जाने का और डिसिप्लिन मेंटेन करने का आर्ट अगर किसी से सीखना है तो पॉपुलर फ्रंट के वॉलंटियर से सीखो। पूना के कमिश्नर साहब का स्टेटमेंट है। मैं यहां परभनी के भी हमारे पुलिस के अफसरान ने हमारे इन वॉलंटियर्स की बड़ी मदद की है आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। लेकिन कोट एंड कोट कुछ लोगों ने इन्हीं अफसरान में से शुकूक का इजहार भी किया। मैं उनसे भी अर्ज करना चाहता हूं कि अब तो आपने देख लिया कि हम कैसे लोग हैं, हमारी मदद कीजिए और हमसे मदद लीजिए। कानून का निजाम नाफिज करने पे पॉपुलर फ्रंट के जियाले आपके सारा आपकी लाठी बन के खड़े होंगे, बशर्ते कि आप इंसाफ नाफिज। आपने सैलाब में मदद की, कोविड में आपने जो मदद की उसका एतराफ मैंने नहीं किया, परभनी के मेयर साहब ने किया है। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां के मेयर ने उसका एतराफ किया कि इन बच्चों ने क्या मेहनत की है। ये दिन दिन भर मेहनत करते हैं, खिदमत करते हैं, बेलौस करते हैं, अपना कारोबार छोड़ के खिदमत करते हैं और रात रात भर तहज्जुद की नमाजों में खड़े होकर क़यामुल लैल करते हैं। इस मुल्क को इससे ज़्यादा साले नौजवान कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिल सकते। इसलिए इनकी कदर करो, इनसे मोहब्बत करो, इनको कोऑपरेट करो और इनके साथ जुड़ो कि इस मुल्क में क़याम अमन की जिम्मेदारी अब हमारी है, हमने ली है। सबको आजमा लिया, सब नाकाम हो चुके। हमारी तारीख है कि हम क़याम अमन में कभी नाकाम नहीं हुए, कभी फेल नहीं हुए। अमन का क़याम हमने किया था, हम करेंगे। मुल्क हमने बनाया था, मुल्क हम बनाएंगे। ये देश, ये हिंदुस्तान, ये जन्नत निशात था, है और रहेगा। और उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ी वो कुर्बानी हम देंगे। अपनी जानें अपनी हथेलियों पर लेके हम निकले हैं कि हम कत्ल हो जाए, हम जेलों को चले जाए, हम बर्बाद हो जाए, हमारी फैमिलियां मिट जाए, मगर देश बच जाए, दस्तूर बच जाए। इसके अलावा कोई दूसरा हदफ नहीं। मैं बस इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं कि अब जुस्तजुए शौक की मंजिल कहीं भी हो, अब जुस्तजुए शौक की मंजिल कहीं भी हो, हम चल पड़े हैं राह को दुश्वार देखकर। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलाम अलैकुम।